So the first question is the most suitable alkali metal to remove traces of nitrogen from highly pure argon gas. तो आर्गन गैस है, इसमें अगर नाइट्रोजन के ट्रेसेस हैं तो कौन सा एल्काली मेटल है जो कि इस नाइट्रोजन गैस को इस ऑर्गन में से निकाल देगा और प्योर ऑर्गन गैस हमारे पास बचेगी। तो ये लिथियम है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है पूरा पूरा। सारे एल्काली मेटल में केवल और केवल लिथियम, आपको पता है एल्काली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीरियम, इसमें से केवल लिथियम है जो नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है। और लिथियम की जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है? लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड, ठीक है, केवल यही है जो रिएक्शन करता है। और ये जो लिथियम नाइट्राइड है, ये एक कोटिंग बना लेता है ना, लिथियम नाइट्राइड की एक लेयर बन जाती है, ठीक है, और ऑर्गन प्योर फॉर्म में हमको मिल जाती है। सो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 3 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 3 ग्राम यूरिया को हम 45 ग्राम वाटर में मिला रहे हैं, तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा पी, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अपॉन पी नॉट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स कैलकुलेट इट। चलिए इसे ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये रिमूव नहीं हो रहा है। तो डेल पी हमको निकालना है, और डेल पी अपॉन पी नॉट निकालना है, मतलब तो यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं ना, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। तो इसका फॉर्मूला हमने देख लिया नीचे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? सॉल्यूट इसमें है यूरिया, यूरिया का वेट दिया हुआ 3 ग्राम, और जो यूरिया का मोलर मास होता है वो 60 होता है, पी अपॉन 60 प्लस 45 ग्राम वाटर है, और मोलर मास 18 होता है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, तो आई हैव कैलकुलेटेड इट ऑलरेडी, इट कम्स आउट टू बी 0.0196। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ऑप्शन वन जो है 0.02 है, ये लगभग इसके इक्वल है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इन पोटेशियम परमैंगनेट द डार्क कलर अराइजेस ड्यू टू, आपको पता होगा जो KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये थोड़ा सा डार्क, आप कह सकते हैं वॉलेट कलर जैसा ये होता है। तो ये डार्क क्यों होता है? चार ऑप्शन है: पोलराइजेशन, DD ट्रांजिशन, बोथ पोलराइजेशन एंड DD ट्रांजिशन, और चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। देखो इसको थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। वैसे इसका जो क्वेश्चन है वो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आपको रटा हुआ भी होना चाहिए कि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इसका सही आंसर है। लेकिन होता क्यों है? तो डीप वॉलेट या पर्पल कलर भी कह सकते हो इसको। तो होता क्या है, जो इसमें जो लिगेंड है वो O2 नेगेटिव है, ठीक है। O2 नेगेटिव इसमें लिगेंड की तरह काम करता है, जो कि मेटल को मेटल को अटैच होता है, ये लिगेंड मेटल सेंटर को, है ना। और इसको हम बोलते हैं LMCT। LMCT, LMCT की फुल फॉर्म क्या है? लिगेंड टू मेटल
लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो ये चार्ज ट्रांसफर करता है O2 नेगेटिव मेटल को। तो अगर आप देखो, इसमें अगर आप मान के चलो कि डी ट्रांजिशन होता, तो क्या ये पॉसिबल था? अगर आप एक बार को इस ऑप्शन को आप कंसिडर भी करो कि डी ट्रांजिशन इसमें होता है या नहीं, तो नहीं हो सकता। क्यों? अगर आपकी MnO4 की बात करें तो Mn इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि इसमें जीरो इलेक्ट्रॉन है, इसके डी सब शेल में जीरो इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से कोई ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो, है? ये रीजन है इसका, जो आंसर होगा वो बी, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज photochemical equivalence can only be applied to primary process, this statement फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस है वो केवल प्राइमरी प्रोसेसेस में अप्लाई होता है। ये किसने दिया था? ये आपको देखो, इसका जो ऑप्शन थे वो इस तरीके से फ्रेम थे कि इसमें कंफ्यूजन था, है ना? और इसमें कोई भी ठीक नहीं है ऑप्शन। देखो, अगर आप ग्रोथस ग्रोथस ड्रेपर के लॉ की बात करें तो इसने प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन दिया था, लेकिन इसने ये वाला स्टेटमेंट नहीं दिया था। इसी तरीके से स्टार्क आइंस्टीन लॉ की बात करें, स्टार्क आइंस्टीन लॉ की बात करें, इसने भी फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का लॉ दिया था ना। और अगर आप दोनों की बात करें, आइंस्टाइन और ग्रोथस, ये दोनों ऑप्शन ठीक माने जा सकते हैं, लेकिन इसमें चूंकि दोनों दिए हुए हैं तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। फिफ्थ इज द नंबर ऑफ ट्रिपल पॉइंट्स इन फेज डायग्राम ऑफ सल्फर। ट्रिपल पॉइंट कितने होते हैं सल्फर के फेज डायग्राम में? कितने होते हैं? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, सल्फर का फेज डायग्राम आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो इसमें 3 ट्रिपल पॉइंट होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे होते हैं वो आप देख सकते हो कि एक तो होता है 95.6 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, जहाँ पे कि जो रोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक रोम्बिक सल्फर है वो किस में चेंज होता है? मोनोक्लिनिक में। ठीक है, रोम्बिक मोनोक्लिनिक में चेंज होता है 95.6 डिग्री पे, है ना। बाकी 3 फॉर्म आपको पता ही है, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और वेपर फेज। ठीक है, नेक्स्ट इज हु फर्स्ट यूज्ड फिनाइल आइसोथायोसाइनेट फॉर सिंथेसिस ऑफ ए पेप्टाइड? तो फेर एडमन ने, एक्चुअल क्वेश्चन कई सारे आए थे, इसने क्या किया था? फेर एडमन ने जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस हैं एक प्रोटीन या पेप्टाइड के अंदर, वो एडमन डिग्रेडेशन से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, ये प्रोसेस इसने डेवलप की थी। ठीक है, तो इसने फिनाइल आइसोथायोसाइनेट का यूज किया था पेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए, है ना, फेर एडमन। नेक्स्ट इज द एनोडिक ऑक्सीडेशन in the electrolysis of ice cold H2SO4 50% between platinum electrodes at high current density gives। तो सिंपल क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। जो इलेक्ट्रोलिसिस है H2SO4 की, H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस से आपको क्या मिलता है? H+ और HSO4 नेगेटिव। तो इसमें कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? कैथोड पे रिडक्शन होता है, H+ आपको H2 में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। अगर आप एनोड की बात करें तो एनोड पे HSO4 नेगेटिव है वो
ओलियम में चेंज हो जाता है, मार्शल एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसे मार्शल एसिड भी बोलते हैं ना, मार्शल एसिड। तो द एनोडिक ऑक्सीडेशन इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आइस कोल्ड H2SO4 बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एट हाई करंट डेंसिटी आपको क्या देता है, मार्शल एसिड। ठीक है ना। एट्थ क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट होता है, द एक्सप्रेशन ऑफ जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट के जितने भी रूप हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन ठीक नहीं था। -1/Cp डेल H/del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, या फिर म्यू जेटी इज इक्वल टू -1/Cp डेल H/del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये होता है। इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं था। नाइन्थ की बात करें, इन लिक्विड अमोनिया सल्फेमिक एसिड बिहेव्स एज। अगर आप लिक्विड अमोनिया की बात करें तो सल्फेमिक एसिड उसमें कैसे, ये होता क्या है, ये होता है SO2 NH2OH। ठीक है, अगर आप लिक्विड अमोनिया की बात करें, अगर ये सॉल्वेंट है तो ये बहुत ज्यादा बेसिक है। अगर आप वाटर की बात करें तो ये लेस बेसिक है ना। तो इसमें जो एक्सटेंट ऑफ प्रोटोनेशन है वो इजी है ना, इसका प्रोटोनेशन वो, इसमें प्रोटोनेशन आसानी से हो जाता है ना। तो जब आसानी से हो जाता है तो यहाँ पे डाई बेसिक एसिड के रूप में काम करेगा, क्योंकि ये कम एसिडिक है ना, कम बेसिक है, क्योंकि वाटर लिक्विड अमोनिया के मुकाबले। तो इसमें मोनो बेसिक एसिड की तरह ही ये काम करेगा। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, इन दी थ्री heterocyclic compound, for example furan, pyrrole and thiophene, the order of aromaticity। तो ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी की बात करें तो थायोफीन के अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो 5 होती है, और पायरोल और फुरान इनके अंदर भी 5 होती है। लेकिन थायोफीन के अंदर क्या होता है, थायोफीन के अंदर क्योंकि सल्फर है ना, सल्फर है, तो सल्फर के पास डी ऑर्बिटल होती है ना, सल्फर के पास डी ऑर्बिटल होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें रिवर्स कंजुगेशन हो सकता है। तो रिवर्स कंजुगेशन हो सकता है, लेकिन पायरोल और फुरान में नहीं होता, क्योंकि पायरोल में तो ये नाइट्रोजन है, इसमें तो डी का मतलब ही नहीं है। इसी तरीके से फुरान में ऑक्सीजन है, इसमें भी डी ऑर्बिटल नहीं। तो चूंकि रिवर्स कंजुगेशन पॉसिबल है, तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाती है ना। तो 5 + 4 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें हो जाती है। ठीक है, तो ज्यादा है तो ये ज्यादा एरोमेटिक है ना। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आयोफिन का सबसे ज्यादा, पायरोल का क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि अ, यहाँ पे भी एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। थैंक यू।